हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उमेश मासवाला और मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं ग्लाइकोलिसिस इमिडन में रहा पारनास्पत पे। और डिटेल में पढ़ाएंगे इसका रिएक्शन कैसे होता है, स्टेप कितने होते हैं, साइट कहां पर होती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है और एनर्जी यील्ड कितनी होती है, ये डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके बाद में अगले वीडियो में कोरी साइकिल आएगा और रेवपोर्ट डिलीवरिंग साइकिल आएगा। और उसके बाद ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बताएंगे और ग्लाइकोजन कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे डिग्रेड होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी प्रॉप के लिए और पीजी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो चलो शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइको है वो ग्रीक वर्ड से ग्लाइकिस से आया है, इसका मतलब होता है स्वीट, और लाइसिस मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग। तो स्वीट स्प्लिटिंग इसका मतलब होता है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइको मतलब ग्लाइकिस से आया है ग्रीक वर्ड में, और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथवे भी कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ई है इम्बिडन, इम्बिडन मेयरहाफ पारनास पथवे। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है और साइट क्या होती है। साइट साइट है साइटोसॉल, साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म तो ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इसका क्या है, साइटोसॉल करवा साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो साइट क्या, साइट है साइटोप्लाज्म। इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या है। वही सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस नहीं होता तो ग्लाइकोलिसिस हम क्यों पढ़ते नहीं। सिग्निफिकेंस तो है। तो ये एनर्जी के सोर्स के रूप में तो काम करता है ये ब्रेन और कई सारे आर्गन के लिए, और साथ में और कई सारे मॉलिक्यूल्स की प्रिकसर के रूप में काम करता है ग्लाइकोलिसिस का पथवे में बनने वाला सब्सटेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है, पहला जो सिग्निफिकेंस है वो है ओनली वन पथवे, ओनली पथवे दैट अकर इन ऑल सेल, सभी सेल में होता है। तो पहला सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा क्या है, आरबीसी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबी एरिथ्रोसाइट, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट के लिए ग्लाइकोलिसिस ही सोर्स होता है केवल एनर्जी के लिए। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया और ये सिग्निफिकेंस है इसका। अगला जो पॉइंट है वो है स्टर्नस एक्सरसाइज। जब स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं, स्टर्नल एक्सरसाइज करते हैं, तब इसका रोल होता है एक्सरसाइज में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो एक्सटर्नल एक्सरसाइज में सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है कि एक्सटर्नल एक्सरसाइज जब करोगे तो आरसीएल खत्म हो जाएगी, तो एनारोबिक कंडीशन आ जाएगा। एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस मेन पथवे होता है एनर्जी प्रोवाइड करवाने का। तो एक्सटर्नल एक्सरसाइज में इससे कि क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है। क्या होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, विथ ग्लाइकोलाइसिस होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, और ये प्रोवाइड करवाएगा एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी। तो इसका एक एक्सटर्नल एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंस हो गया। साथ में ये प्राइमरी स्टेप होता है एरोबिक कंडीशन का। ठीक है। इसे प्रीलिमिनरी पथवे भी कह सकते हैं एरोबिक कंडीशन का। तो प्राइमरी पथवे होता है पथवे ऑफ ऑक्सीडेशन। प्राइमरी पथवे है ऑक्सीडेशन का क्या, ग्लाइकोलिसिस। और इसका क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिकसर यूज सब्सटेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सब्सटेंस ऑफ पथवे used as precursor for other
प्रोडक्ट। जैसे कि जो प्रोडक्ट होता है जैसे कि एग्जाम्पल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बनाने के लिए यूज हो सकता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल हो गया। और नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। इनके प्रिकर्सर के रूप में काम करते हैं बहुत सारे जो ग्लाइकोलिक पथवे में सब्सटेंस बनते हैं वो। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस हो गया ग्लाइकोलिटिक पथवे का। अब हम देखते हैं डिटेल में इसका कि कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कितने स्टेप में होता है। ये टोटल 10 स्टेप में होता है। ठीक है, 10 स्टेप में होता है। उन 10 स्टेप को पढ़ेंगे अच्छे से, कौन से रिवर्सिबल हैं, कौन से इरिवर्सिबल हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती है वहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ये चेंज होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ये जो रिएक्शन है वो क्या है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है। उसका ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बनता है। क्या बनता है, बिसफास्फेट। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बना, और फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो होता है वो तुम्हारा 2 में टूट जाता है। किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, फास्फेट में, और किसमें चीज में होता है, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में। किसमें, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में। ठीक है, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में चेंज होता है। अब इसके बाद में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये आगे जाता है 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट बनाता है। इसको जगह नहीं होने पर यहाँ हम कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट, फास्फोग्लिसरेट बनता है, 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट बनता है। 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है, 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है। और 3 फास्फोग्लिसरेट से 2 फास्फोग्लिसरेट बनता है। और 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है, तो इनॉल पाइरुवेट बनता है। फास्फोइनॉल पाइरुवेट से क्या बन जाएगा, पाइरुवेट। क्या बन जाता है, पाइरुवेट, पाइरुवेट बन जाता है। अब जो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप होता है यहाँ तक 9 स्टेप केवल हुए, और जो 10th स्टेप होता है वो लैक्टेट का बनना होता है। तो पाइरुवेट से लैक्टेट बनता है। क्या बनता है, लैक्टेट। अब जो एक पहला स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टेप पूरे हो गए। ध्यान दीजिएगा जो 1 2 3 होता है ये प्राइमरी पथवे कहलाता है, इनकी स्टार्टिंग फेज कहलाता है। और इसमें से जो कुछ होते हैं फेज जो इरिवर्सिबल होते हैं, 3 फेज क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, 1 3 और 9, और बाकी सब क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं।
ठीक है, तो बाकी में क्या कर दो, रिवर्सिबल कर दो। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस जब होता है तो यही जो रिवर्सिबल स्टेप है, जो इरिवर्सिबल स्टेप है, उनको क्या कर दिया जाता है, रिवर्सिबल बना दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो ये सब स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है। लेकिन 1,1,3,9 जो स्टेप है ये है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं चलता है। अब एंजाइम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी एंजाइम यूज होती है। पहला जो एंजाइम होती है ग्लूकोज 6 फास्फेट को चेंज करती है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज या मोस्ट ऑफन ग्लूकोज है तो यहाँ पर ग्लूकोकाइनेज यूज कर दोगे। ठीक है, हेक्सोकाइनेज होगी। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनने के लिए जो एंजाइम जो होती है वो होती है फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, आइसोमेरेज एंजाइम का यूज होता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनने के लिए एल्डोलेज एंजाइम की यूज होता है, एल्डोलेज। और फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन बनने के लिए क्या यूज होता है, एल्डोलेज। क्या होता है, एल्डोलेज। यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ पे होगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो मेन एंजाइम ही छोड़ दिए थे भाई, मेन रेगुलेटिंग एंजाइम होती है काइनेसिस का। और यहाँ पर क्या होगा, एल्डोलेज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आइसोमेरेज होगा। और अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट चेंज हो रही है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में जो ग्लिसरॉल नाम लिख के वही चीज लिख दो, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज। 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो रहा है तो जो एंजाइम होती है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट काइनेज होगा। इसी का नाम यानी कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, काइनेज एंजाइम है। 3 फास्फोग्लिसरेट जब 2 फास्फोग्लिसरेट में चेंज होती है तो जो एंजाइम होती है वो होती है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज कि म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन होता है, सॉरी म्यूटेज एक दूसरे एक फॉर्म से केवल यहाँ 3 से 2 हो रहा है फास्फोग्लिसरेट ग्रुप जो हो रहा है वो 3 की जगह पर 2 पे जाके लग जा रहा है फास्फोरिक ग्रुप, तो फास्फोग्लिसरोम्यूटेज का काम आता है। और 2 फास्फोग्लिसरेट जब फास्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज होता है तो इनोलेज एंजाइम यहाँ पर काम करती है। कौन काम करती है, इनोलेज। और फास्फोइनॉल पायरुवेट इसी का नाम से होगा फास्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज। तो ये यहाँ का वो क्या यूज करेगा, पायरुवेट काइनेज। और यहाँ पर होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये एंजाइम का बात होगा, सीक्वेंस याद कर लीजिएगा और एंजाइम देख लीजिएगा। अब एनर्जी देखते हैं कि कहाँ पर कितनी एटीपी यूज होती है उसके बारे में, या कहाँ पर कितनी एटीपी बनती है और NADPH कहाँ बनता है, NADH कहाँ बनता है और NADH कहाँ पर निकलता है उसके बारे में देखते हैं। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में जाएगा तो एक एटीपी यहाँ पर यूज होगी, एक एटीपी यहाँ पर यूज हो रही है। हम 1 मोल ग्लूकोज लेकर चल रहे हैं तो एक एटीपी यहाँ पर यूज हुई। फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज जब चीज रहा है तो केवल आइसोमेरेज हो रहा है, यहाँ पर कोई एटीपी यूज नहीं होगी। देखो जहाँ पर फास्फेट जुड़ रहा है वहाँ पर एटीपी यूज होती है, तो यहाँ भी एक एटीपी यूज होगी। ठीक है, एक एटीपी यूज हो रही है यहाँ पे, और एटीपी यूज हो गए, एटीपी में चेंज होगी वो सब लिख नहीं रहे हैं। और जहाँ पर एटीपी यूज होगी वहाँ पर मैग्नीशियम, ध्यान रखना, वहाँ पर Mg+2 आएगा, Mg+2 का काम होगा वहाँ पे। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट चेंज होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, तो इसमें कोई ना एनर्जी यूज होती है और ना ही यूटिलाइज निकलती है। वहीं पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज में चेंज होता है
तब यहाँ पर NaDH निकलता है, NaDH प्लस H प्लस क्या होगा, निकलेगा, यानी कि NAD प्लस आएगा और NaDH प्लस H प्लस बनेगा। उसके बाद में अगले स्टेप में देखो 1 3 से 3 हो रहा है, एक फास्फेट निकल रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, एक ATP क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ भी एक ATP क्या होती है, बनती है, एक ATP बनती है। अगला जो 3 से 2 हो रहा है, तो यहाँ भी एक ATP बनेगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कोई ATP नहीं बनती है। जो ध्यान देना, जो Mg है, यहाँ पर Mg का रोल होता है इनोलेज वाली एंजाइम में। फास्फेट 2 फास्फोग्लिसरेट जब फास्फोपाइरुवेट में चेंज होती है, तो यहाँ पर Mg+2 कैटायन यूज होता है इनोलेज एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए। फास्फोइनॉल पायरुवेट जब पायरुवेट में चेंज हो रहा है, जब फास्फोइनॉल पायरुवेट जब पायरुवेट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक ATP जनरेट होती है, एक ATP जनरेट होती है। वहीं पर NaDH, यहाँ पर एक NaDH H प्लस यूज होता है, NaDH प्लस H प्लस यूज होता है। तो ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, कहाँ पर एनर्जी यूज हुई, इसको आप लोग